नमस्कार, मैं हूं नीलम सिंह। नेताजी डॉट लाइव में आप मन के स्वागत है। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमार कोशिश रही थे कि हमन आप तक आप मन के पसंदीदा नेताओं के वक्तव्य और भाषण ला पहुंचा सकन। वो उद्देश्य से आज हम आए हैं राजनांदगांव में भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक जी के यहाँ, जेकर से हम कुछ सवाल पूछना चाहत हन और ओकर विचार वह अपन भाषा में व्यक्त करी। जी सर, ये पूछना चाहत हन कि अभी जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है तो भूपेश बघेल के जो शराब नीति है ओकर पे आपके का विचार है? भूपेश बघेल सरकार बनाने के पहले बड़ी बड़ी जब सभाओं में जाते थे तो महिलाओं को उंगली दिखा के पूछते थे क्यों शराबबंदी होना चाहिए। तो उधर से आवाज आती थी होना चाहिए, सच में होना चाहिए, तो होना चाहिए। और उसके बाद भूपेश बघेल उत्तर देते थे हम सरकार में आएंगे तो प्रदेश में शराब को बंद करेंगे। एक तरफ उनकी कथनी का ये हिस्सा है। और आज शराब किस प्रकार बिक रही है। कोरोना काल में अनाज होम डिलीवरी नहीं था, शराब होम डिलीवरी थी। और इस शराब को बेचने के साथ साथ ये सरकार अप्रत्यक्ष रूप में व्यवसाय भी कर रही है। जितना शराब बिकेगा उतना लाभ होगा, इसलिए शराब के विक्रय के केंद्र कितने करीब रहें और कितने लोग इसका सेवन कर सकें। किसी व्यक्ति से पूछोगे तो सबसे पहले बोलेगा भाई किसी को कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, तब वो आदमी तरक्की कर सकता है। अब ये छत्तीसगढ़ की तरक्की की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की को हम एक अलग विकसित प्रांत के रूप में स्थापित कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान बन रही है। छत्तीसगढ़ ये सबसे अलग दिखता है। अगर आप लोगों में व्यसन मुक्त करने की जगह लोगों में व्यसन युक्त करेंगे, लोगों में अच्छाई आने की बजाय सरकार के द्वारा बुराई लोगों को ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा, तो जब यहाँ लोग शराब पिएंगे और शराब पीकर अपना संतुलन खो देंगे तो ऐसे लोगों के चलते प्रदेश का विकास भी अवरुद्ध होगा। और ये सरकार ने जो कमिटमेंट किया था कि हम शराबबंदी करेंगे, इसी राजनांदगांव में जन घोषणा पत्र जारी किए थे और उसमें गंगा जल की कसम खा के कहा था कि हम जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन हम शराब बंद करेंगे। जो उत्तर प्रदेश से जो नेता आए थे RPN सिंह, उन्होंने ये बात कही थी। और आज वो RPN सिंह सब इन्हीं मुद्दों को जो कांग्रेस कहती है करती कुछ नहीं है, हम लोगों से कहलवा देती है और हमको कहीं सर उठाने लायक स्थिति नहीं रखती करके अभी वो RPN सिंह यूपी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सर, क्या ये जो शराब नीति है इसके बढ़ते जो कदम दिख रहे हैं उसके कारण महिलाओं में अपराध और अत्याचार बढ़ रहा है, तो क्या ये उसका मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, शराब नीति इनकी कुछ भी हो, और कई परिवार ऐसे होते हैं जहां शराब पीना बुराई नहीं माना जाता, लेकिन उसी परिवार में अगर आप जाएंगे और उस घर की महिला को आप पूछेंगे क्यों शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो एक स्वर से कहेगी हर हालत में शराबबंदी होना चाहिए। ये जो मेरे घर का मेरा पति है या मेरा बच्चा है शराब पी के आता है और अपना बैलेंस खो देता है और कुछ ऐसी चीज़ें करता है कि किसी के साथ मारपीट, और किसी के साथ मारपीट करते करते कुछ ऐसी भी चीज़ हो जाती है कि कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो शराबबंदी के कई इन्होंने नारा दिया तो प्रदेश में बहुत सारे महिला संगठनों ने इनका समर्थन किया और इनके भूल भुलैया में आकर इनको ओढ़ दिया, इनकी सरकार बन गई। ये जो शराबबंदी का कमिटमेंट किया था और उसको इन्होंने भूल गए, छोड़ दिया और शराब बेशर्मी से बेच रहे हैं, ये
बहुत बड़ा कारण बनेगा इस सरकार की जो प्रदेश में विदाई होने वाली है ना, उसका शराब बहुत बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि यहाँ शराब पीना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। कहीं पे आप गांव में चले जाइए, कोई अधिकारी आता है तो गांव की महिलाएं उसका रास्ता रोकती है, हमारे यहाँ भट्टी नहीं खुलना चाहिए। कोई अधिकारी आता है तो उसको कहते हैं कि शराब ला के बेच रहे हैं, इसको पकड़ो। ये कोचिया, कांग्रेस के संरक्षण में गांव गांव में कोचिया शराब बेच रहे हैं। सर, और नक्सलवाद के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप छत्तीसगढ़ के बारे में? यहाँ जो नक्सलियों का अभी इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है कांग्रेस सरकार ने, तो उस पर आपके क्या विचार है? नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त करने की दृष्टि से जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 2003 में बनी थी, 15 वर्षों तक उन्होंने अनेक प्रयोग भी किए और नक्सलवाद को लगभग प्रदेश में अधमरा कर दिया। और आज हम कह सकते हैं कि रमन सिंह की सरकार के रहते नक्सलवाद 70-75% समाप्त हो गया था। या जो नक्सली इस छत्तीसगढ़ में घूमते थे वो समझ गए थे कि अब हमारी खैर नहीं, इसलिए छत्तीसगढ़ को छोड़कर वो कहीं अन्यत्र चले गए। छोटे छोटे जिले, अभी जो जिले की रेवड़ी ये बांट रहे हैं, जैसे खैरागढ़ को जिला बनाया, अब वो प्रासंगिक नहीं था, लेकिन चुनाव जीतना है तो 15 तारीख को आप हमको वोट दो और हम 16 तारीख को जिला बनाएंगे। हमारे यहाँ भी जिले बनाए गए, लेकिन बस्तर को कई टुकड़ों में इसलिए बांटा गया कि नक्सलवाद का जो प्रभाव है, छोटे छोटे जिले बनाएंगे तो कम होगा, छोटे स्थान पर एक कलेक्टर होगा, एसपी होगा, पुलिस की बड़ी टीम होगी, सैन्य का बल होगा, सतत आवागमन चालू रहेगा, तो निश्चित रूप से नक्सलवाद खत्म भी होगा। वो यहाँ से हटकर कहीं और चले जाए, लेकिन वो यहाँ का अपना ठिकाना बदल देगा। और उसी का परिणाम है कि बस्तर में कई जिले बने और वही सरगुजा में कई जिले बने, और उसके चलते नक्सलवाद पर रोक भी लगी। क्योंकि नक्सलवाद के क्षेत्र में काम करने वाले या जाने वाले पुलिसकर्मी या सेना के अन्य जवानों का भी अभाव होता था, तो हमारी सरकार ने उसी गांव में रहने वाले लोगों को ट्रेंड करके, उसको नौकरी दे करके उसको नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार किया था। उसका भी हमको लाभ मिला था। अब अभी तो ये सरकार है बेशर्मी से कहती है कि हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, लेकिन बातचीत के रास्ते से करेंगे। अभी सुना है बातचीत के रास्ते से नक्सलवाद समाप्त हो सकता है? अरे जिस संगठन में केवल और केवल लोगों में भय उत्पन्न करना और जो अमन चैन की स्थिति है उसको प्रभावित करना और एक वातावरण को दूषित करके कुछ फरमान जारी करते हैं दबाव बनाने के लिए, और अगर उसको नहीं किया किसी ने तो मौका देखकर उसको सार्वजनिक स्थानों पर मारने की भी घटनाक्रम हुई है। और मार कर उसको ऐसे स्थानों पर इन्होंने लटकाया है कि उसको देखकर किसी व्यक्ति में कभी नक्सलियों से लड़ने भिड़ने या मुखबिरी करने का, तो इसको रोकने की दिशा में हमने सार्थक कदम उठाया। इन्होंने ढीला ढाला छोड़ दिया, तो जो नक्सलवाद पे अंकुश लगा था उसमें भी कहीं ना कहीं अभी कमी हुई है। और अगर यहाँ छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, वहाँ पर जब तक नक्सलवाद रहेगा छत्तीसगढ़ की प्रगति भी अवरुद्ध होगी और जनजीवन भी प्रभावित होगा। और किसी भी हालत में छत्तीसगढ़ का जो डेवलपमेंट इतनी तेजी से रमन सिंह जी की सरकार में हुआ है, उसका एकमात्र कारण ये भी था कि नक्सलियों पर अंकुश लगने के बाद बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ उद्योग खोलने को भी तैयार हुए थे। सरकार की, केंद्र सरकार की कुछ बड़ी उद्योग की योजनाएं यहाँ चालू करने की योजना बनी थी। जब विश्वास हो गया था लोगों का कि नक्सलवाद के चलते हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न होने की कोई दिक्कत नहीं होगी
और लोग यहाँ पर आके खोल रहे थे, और अब फिर कोई गारंटी नहीं है, इसलिए न कोई उद्योगपति आने को तैयार है, न कोई केंद्र सरकार की उद्योग से संबंधित योजना जो रोजगार उपलब्ध कराए, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार दे, ऐसी योजनाओं का भी अभाव हो गया है। और सर, जो छत्तीसगढ़ में बढ़ते जो भ्रष्टाचार है हर क्षेत्र में आजकल देखने को मिलता है, तो इस सरकार के रहते क्या भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जा सकता है? अरे, जो सरकार खुद भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली है, उस सरकार की लीडरशिप में कहीं पर वो कोई उम्मीद करने का कोई वजह भी नहीं दिखता है कि इस सरकार के रहते भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। अभी केंद्र सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन कोई केंद्र की एजेंसी है जैसे ईडी है और अन्य जो जांच एजेंसियां हैं, उसके माध्यम से अगर जानकारी मिलती है, उनके पास ऑथेंटिक जानकारी आती है कि इस प्रकार का कुछ यहाँ पर पाया जाएगा, तो उसके लिए जांच करने के लिए आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जग जाहिर हो गया था भ्रष्टाचार का, तो हमने सुना है। अरे भाई, हम सामान्य व्यक्ति हैं, हमारा घर संसार जब स्त्री पुरुष के बीच में मतलब शादी ब्याह सब होगा तो मर्यादा से होती है, तब वो गृहस्थी कहलाती है। और जब सारी मर्यादाओं को ताक में रख करके खुलेआम होता है कोई चीज़, तो उसको क्या कहते हैं कि ये तो अति हो गई, बेशर्मी की हद हो गई। यहाँ भ्रष्टाचार बेशर्मी की हद तक पहुँच गया। कोरबा का तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं और दूर दूर तक बोले भ्रष्टाचार का बहुत, यानी कोल माफिया, और लगातार वहाँ पर रोज करोड़ों में वसूली हो रही थी। और उसमें कई लोगों के नाम आए, आपके इनके जो निज सहायिका है उसके यहाँ 4 बार छापा पड़ चुका है, आगे पीछे। सूरज तिवारी है क्या, सूर्यकांत तिवारी, उनको भी इस मामले में पकड़ा गया है। और बहुत सारे चीज़ें सामने आई हैं जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ती, कोई भी विषय नहीं छोड़ती जिसमें उनको भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ भी अर्जित करने का मौका मिले। छत्तीसगढ़ में आप क्या समझ रहे हैं कि धान खरीदी हो रही है 2500-2600 रुपया, 2700 रुपया, धान तो खरीदते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लेते हैं और कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ को लादने में लगे हैं। अरे हम कर्ज के बोझ से लदेंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? वहाँ पर धान की खरीदी हो, धान की खरीदी करने के बाद जब वो धान उस जगह से उठता है तो ट्रांसपोर्टिंग के साथ साथ राइस मिलर को जो धान देते हैं उसके एग्रीमेंट, और धान देने के बाद उसका चावल लेने का एग्रीमेंट, और इस तरीके से जो उसके जो स्टेप होते हैं अलग अलग, हर स्टेप से किस प्रकार पैसा कमाया जा सकता है वो खुलेआम चल रहा है। हमार जनता तक आप मन अपन विचार ला व्यक्त करियो, एकर बर आपके धन्यवाद सर। यही तरह हमार चैनल में बने रहे बर हमार चैनल ला लाइक करहु, सब्सक्राइब करहु और शेयर करहु। जय जोहार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।